तलाक क्यों? ये नाम है आज की एक छोटी सी और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक सच्ची घटना की। कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे शाम को जब मेरा मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या? उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा आप परेशानी तो बताइए और भाई साहब कहाँ हैं? माता जी किधर हैं? आखिर हुआ क्या? लेकिन उधर से केवल एक ही रट कि आप आ जाइए, आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा पहुंचने में लग जाएगा। जैसे तैसे मैं पूरी घबराहट के साथ वहां पहुंचता। देखा तो भाई साहब हमारे मित्र जो जज हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी कुछ कह नहीं पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है? भाई साहब वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं। मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। प्रथम दृष्टि में मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा दादी किधर हैं? बच्चों ने बताया पापा ने उन्हें 3 दिन पहले ही नोएडा के एक वृद्धाश्रम में छोड़ कर आए हैं। मैंने घर के नौकर से कहा मुझे और भाई साहब को चाय पिला दो। कुछ देर के बाद चाय आती है। भाई साहब को बहुत कोशिशें की चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। बोले मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई थीं कि पत्नी ने कसम खा ली है कि मैं माँ जी का कोई ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थीं और ना ही मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया था कि बेटा तू मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दे। मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली को मनाने की, समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी।
दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया था मेरी माँ ने। मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं वृद्धाश्रम में छोड़ करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं 10वीं की परीक्षा में अपीयर होने वाला था। माँ मेरे साथ रात भर बैठी रहती थी। एक बार माँ को बहुत तेज बुखार हुआ। मैं तभी स्कूल से आया था। उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे बुखार है? माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा समय खराब न हो। कहते कहते रोने लगे और बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपनी बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी और उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस वृद्धाश्रम में रह लूँगा। कम से कम मैं माँ के साथ रह तो सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करके माँ वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी मेरी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज्यादा रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 बज जाते हैं। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रायश्चित और ग्लानि से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग नोएडा पहुंचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुलता है। भाई साहब ने उस गेट के चौकीदार के पैर पकड़ लिए और बोले, मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब?
भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए। औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं मार दें तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो उनको लगा कि बात कहीं खुल ना जाए, तो लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। आस पास के कमरों में भी बुजुर्ग थे। सब लोग जाग कर बाहर तक आ गए थे। उनकी भी आंखें नम थीं। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी होती है। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आ गए थे। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठाते रहे। घर आते आते करीब सुबह के 4:45 बज गए थे। भाभी जी भी अपनी खुशियों की चाबी कहाँ है ये समझ चुकी थी। और मैं भी वहाँ से चल दिया था, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और वो दृश्य मेरे मन मस्तिष्क में घूम रहे थे। माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले न मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा न होने दें। अगर हम कमज़ोर हो गए तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है किसी से छुपा नहीं है। अगर आपकी परिचित परिवार में कोई ऐसी समस्या हो तो बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमारी जननी को बेसहारा बेघर न होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना सब होगा तुम्हारे पास, परंतु सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना। उम्मीद है मित्रों, एक छोटी सी और भावुक कर देने वाली एक छोटी सी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, और मैं हर बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार हमें ज़रूर लिखा करें।